नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मोहम्मद जीएम में। और स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा चैप्टर जो चल रहा था अब तक, चैप्टर नंबर 4, मुग़ल आक्रमणों के बारे में, मुग़ल आक्रमणों के प्रकार और उनके प्रभाव के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में। तो इस कड़ी में हमने सबसे पहले भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में देखा था। अरबों के आक्रमण के बाद हमने देखा था तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हमने सबसे पहले शुरुआत की थी उसमें महमूद गजनवी और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से। और उसके बाद हमने शुरुआत की थी मुग़ल आक्रमणों से। मुग़ल आक्रमण के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखे थे बाबर और महाराणा सांगा के बारे में। और महाराणा सांगा के बाद हम अब तक पढ़ चुके हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक संबंधित है वीर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित है और मुग़ल मारवाड़ संघर्ष के ऊपर आज हमारा अध्ययन कार्य केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल मोहम्मद जीएम को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़। सबसे पहले देखते हैं हम इनके जीवन परिचय के बारे में। एक बात का ध्यान रखना, इनको मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के उद्धारक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। जब मारवाड़ के ऊपर संकट के बादल छाए तो उन्होंने ये सारा बोझ अपने कंधों के ऊपर लिया और मारवाड़ की रक्षा की। उस समय मुग़ल आक्रमणों से और औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति से। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय वीर दुर्गादास राठौड़ का। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 में। 13 अगस्त 1638 को। इनके पिता का नाम आस्करण था और आस्करण जो थे वो जोधपुर के राजा जो थे महाराजा जसवंत सिंह, इनकी राजकीय सेवा में थे। उनके प्रधानमंत्री थे आस्करण। और साथ ही ये सालवा के जागीरदार थे, यानी कि महाराजा की ओर से इनको सालवा की जागीर मिली हुई थी। और ये आस्करण के तीसरी पत्नी के पुत्र थे। अब किसी बात पर इनकी अपने पत्नी के साथ अनबन हो गई तो आस्करण ने अपनी पत्नी, यानी जो तीसरी जो पत्नी थी जो कि दुर्गादास की माता थी, उनको और दुर्गादास का इन्होंने परित्याग कर दिया और इनको जोधपुर से दूर लुणवा गांव में भिजवा दिया। और उसके बाद वो फिर ये दोनों माता पुत्र वहीं रहे थे। और इनकी माताजी खेतीबाड़ी के द्वारा जो है खेतीबाड़ी का काम करके अपना और अपने बालक दुर्गादास का पालन पोषण करती थी। और इतनी मुफलिसी में भी खेतीबाड़ी करके भी इन्होंने दुर्गादास की शिक्षा शिवाजी के समान की थी। जिस तरह से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा एक वीरों के समान जीजाबाई ने की थी, उसी तरह से शिक्षा इन्होंने अपने बालक दुर्गादास को प्रदान की, जो आगे जाकर के इनके जीवन में काफी काम आई। अब एक बार क्या है कि इनके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जिसकी वजह से इनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ठीक है, अब वो मोड़ कौन सा आता है इनके जीवन में, उसके बारे में हम देखते हैं। ये बात है 1655 की बात है ये, जब देखिए कि एक बार राज्य यानी कि जोधपुर राज्य का रियासत का या फिर रियासत के राज्य के जो पशुचारक थे, यानी कि राज्य के जो सेवा में जो पशु होते हैं, जैसे ऊंट है, घोड़े हुए, ठीक है ना, किसी प्रकार के पशु हुए जो राजकीय पशु होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जोधपुर राज्य की सेना में पशु भी थे, पशु के अंतर्गत घोड़े भी उपयोग में किए जाते थे, ऊँटों का उपयोग भी होता था। तो उनका जो पशुचारक था वो पशुओं को चराने के लिए एक बार कहाँ आ गया, लुणवा गांव आ गया। और वो ऊँट क्या कर रहे थे, जो खेतों में जो खड़ी फसल थी उसको नष्ट कर रहे थे। और उस वक्त दुर्गादास उन फसलों की सुरक्षा करने के लिए, मतलब वो रखवाली कर रहे थे, अपने खेतों की फसल की रखवाली कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि ऊँट उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्होंने
उस पशुचारक को रोका। दुर्गादास ने उस पशुचारक को रोका और इसी टोका टाकी में बहस के दौरान उस पशुचारक ने जोधपुर राज्य के बारे में, जोधपुर के राजा के बारे में और वहाँ के किले और महलों के बारे में बहुत अपशब्द कहे दुर्गादास के सामने, ठीक है। और बीकानेर के किले और महलों को बिना छज्जे का दौड़ा ढूंढा कहा। अब देखो अपने मेवाड़ी में क्या होता है, ढूंढे का मतलब आप सभी जानते हैं, मैं लूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से जब बात की इसने, ठीक है ना, किसने, पशुचारक ने दुर्गादास के सामने, तो दुर्गादास को क्रोध आ गया, ठीक है। और क्रोध आ गया तो उसने क्रोध में आकर के उस पशुचारक को मार दिया। अब इस बात का पता जब जसवंत सिंह को लगता है, किसी ने जाके फिर कंप्लेन करी होगी कि दुर्गादास ने अपने राजकीय पशुचारक, जो अपने पशु चरा रहे थे, चरवाहे को मार डाला, राजकीय चरवाहे को मार डाला। तो फिर उस पूरे प्रकरण को पता लगाता है और उसको ये भी पता चलता है कि दुर्गादास जो है, जिसने उनके पशुचारक को मारा, वो आसकरण का पुत्र है। तो उसने आसकरण को, यानी कि महाराजा जसवंत सिंह ने आसकरण को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि भाई क्या है, तुम्हारा बेटा है? तो आसकरण ने दुर्गादास को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया और आसकरण ने क्या कहा कि मैं कुपुत्र को अपना पुत्र नहीं मानता। तो उस वक्त महाराजा जसवंत सिंह ने आसकरण से क्या कहा कि जिसको तुम कुपुत्र बता रहे हो, यानी कि दुर्गादास के बारे में जो आज तुम ये कह रहे हो, एक दिन आगे जाकर के भविष्य में ये मेवाड़ का उद्धारक बनेगा, मारवाड़ का उद्धारक बनेगा और मारवाड़ के डूबती हुई नैया को ये पार लगाएगा, ठीक है, यानी कि उसको कंधा देगा विपत्ति में, ठीक है। इसीलिए मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दुर्गादास को कि ये एक दिन मारवाड़ का उद्धार करेगा। और महाराजा जसवंत सिंह के ये शब्द आने वाले समय में सही साबित हुए थे। अब बात करते हैं आगे। यहाँ से क्या हुआ कि जब फिर दुर्गादास को बुलाया जाता है, दरबार में बुलाया जाता है और वो हाजिर होते हैं जसवंत सिंह के सामने, तो फिर उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों मारा उसको? तो उन्होंने निर्भीकता से जवाब दिया कि वो हमारे राज्य की आपका अपमान कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो यहाँ से दुर्गादास के जो स्पष्टवादिता से जसवंत सिंह काफ़ी प्रभावित हुए और उसको अपनी सेवा में रख लिया। और यहाँ से जो है, यही जो बात थी, ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, उनके जीवन का एक ट्विस्ट था। और यहाँ से वो जसवंत सिंह की सेवा में आ गए, दरबार की सेवा में आ गए, ठीक है। कब? 1655, ओके। इसके बाद जब भी महाराजा जसवंत सिंह, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह मुगलों के सूबेदार भी थे, पहले मुगल सम्राट शाहजहां की सेवा में थे। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब बादशाह बना तो औरंगजेब की सेवा में भी थे। तो शाहजहां और औरंगजेब के समय में वो जिस किसी भी अभियान पर गए, ठीक है, उसमें दुर्गादास भी साथ गए। अब क्योंकि राजकीय सेवा में वो आ गए थे, तो महाराजा जसवंत सिंह ने उनको 5 गांव दिए थे जागीर में, बाद में 4 गांव और दे दिए। तो इस तरह उनके पास 9 गांव हो गए जागीर में। और जिस वक्त जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उस वक्त इन 9 गांवों से उन्हें वार्षिक आय प्राप्त होती थी 21,000 रुपये, ठीक है। चलिए बात करते हैं जसवंत सिंह की मृत्यु। अब जसवंत सिंह की मृत्यु से पहले बात करते हैं कि जब शाहजहां का अंतिम समय चल रहा था, यानी कि उनके जीवन का अंतिम समय था मुगल सम्राट का, और उसके अंतिम समय में कि भाई शाहजहां के बाद बादशाह कौन बनेगा, तो उसके शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा दारा, उसके बाद मुराद, औरंगजेब, और इस तरह से करके कुल 4 पुत्र थे, ठीक है। आजम, इस तरह से करके आजम था या कोई और नाम था। 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ बादशाह बनने के लिए। नेक्स्ट एम्परर, सम्राट कौन बनेगा हिंदुस्तान का। तो इस उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह ने सबसे बड़े पुत्र शाहजहां का जो था वो था दारा का पक्ष लिया, और औरंगजेब से इनका युद्ध हुआ था, जिसको कहा जाता है धर्मत का युद्ध, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धर्मत का युद्ध हुआ था। उस धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह दारा की ओर से लड़े, और लेकिन औरंगजेब ने इनको हरा दिया।
और इस लड़ाई में दुर्गादास भी घायल हो गए थे, लेकिन दुर्गादास ने मतलब इतनी वीरता दिखाई थी उस युद्ध में कि इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने 4 घोड़ों की सवारी की, यानी कि एक घोड़ा मर गया तो उसी वक्त दूसरे घोड़े पे कूद गए तो वो भी मर गया, फिर तीसरे घोड़े पे, चौथे घोड़े पे, फिर चौथा घोड़ा भी मर गया, फिर 5वें घोड़े पे कूदे, 5वां घोड़ा भी मर गया, और तब जाकर के वो जो है युद्ध क्षेत्र में निढाल होकर के गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। फिर इनको घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल के दुर्गादास का इलाज करवाया था। ठीक है, तो इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। अब क्योंकि दारा हार गया और दारा के हारने के बाद औरंगजेब ने जो अपने तीनों भाई थे, इन तीनों भाइयों को मरवा दिया और दारा को जो है हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था उसने। और 1658-59 में औरंगजेब बादशाह बन गया। अब बादशाह जो था, औरंगजेब जो था, वो जसवंत सिंह से नाराज था। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार युद्ध में उसने औरंगजेब का साथ नहीं दिया और दारा का साथ दिया था, इसलिए वो उससे खुन्नस रखता था। ठीक है, अब जब औरंगजेब बादशाह बन गया तो इसके बावजूद भी, क्योंकि जसवंत सिंह बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, राजपूत राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, बहुत बड़े राज्य के मालिक भी थे ये, जोधपुर रियासत के मालिक, मारवाड़ का, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत था उस समय। ठीक है, और शक्तिशाली भी थे, बड़े मनसबदार भी थे शाहजहां के समय से। तो क्या है कि वो सीधे जसवंत सिंह को चैलेंज नहीं कर सकता था औरंगजेब। तो इसने पहले कुछ नहीं कहा, पहले की तरह शाहजहां की तरह जो है ये उसी तरह से औरंगजेब की सेवा कर रहे थे। ठीक है, जसवंत सिंह, और औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण में, यानी कि दक्षिण भारत में, फिर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा करने के लिए, यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर भी भेजा था। और जब एक बार इनको अफगानिस्तान बॉर्डर पर भेजा तो वहाँ पर अफगानिस्तान में एक स्थान है जो जमरूद नामक स्थान पर 1679 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने से वहाँ इनकी अफगानिस्तान में ही मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय उनका कोई भी बेटा नहीं था, एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन उनकी 2 रानियां उस समय गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। अब क्योंकि राजपूतों में उस समय सिस्टम था, राजपूत समाज में, राजाओं में, कि अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी तो रानियां उनके साथ में सती होती थी। ठीक है, यानी कि चीता के साथ में वो भी अपने प्राण त्याग देती थी। तो उस समय 2 रानियां गर्भवती थी, और जो उनके साथ में, जो जसवंत सिंह के साथ में दूसरे सरदार भी थे उस समय अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वहाँ पर उन रानियों को सती होने से रोक दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, राजा जी जो हैं जसवंत सिंह निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक भविष्य की उम्मीद आप 2 रानियों के अंदर है, और मारवाड़ का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इस तरह से जो है उन्हें सती होने से रोक दिया। ठीक है, अब जब जसवंत सिंह के मृत्यु का समाचार औरंगजेब को मिला तो वो बड़ा खुश हुआ। ठीक है, और उसने क्या कहा था, यह लाइन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। उसका यह कहना था कि कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, ढह गया है। ठीक है, अब जैसे ही मृत्यु होती है जसवंत सिंह की, और औरंगजेब क्या करता है, मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित कर देता है। खालसा का मतलब होता है राजकीय भूमि। ठीक है ना, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसे में क्या है, अब जोधपुर को संभालने वाला, मारवाड़ को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब वो क्या हुआ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ शासित प्रदेश जैसे आज हम कहते हैं ना, उस तरह से उसको संघ शासित, मतलब सीधे जहाँ पे मुगलों की हुकूमत चलेगी, किसी राजा की हुकूमत नहीं चलेगी, तो इस तरह से उसको खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य की भूमि घोषित कर दिया उसको। अब क्या होता है आगे देखिए आप, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या, दुर्गादास तो उनके साथ में ही थे, और अन्य सरदार क्या करते हैं, उन रानियों को वापस मारवाड़ लाना है। वो रानियां, अब क्या होता है कि जब मृत्यु हो जाती है 1679 में महाराजा जसवंत सिंह की, तो अब क्योंकि वो नहीं संतान थे, उस वक्त संतान हुई नहीं थी, भले ही रानियां गर्भवती थी, तो ऐसे में क्या है, इस मौके का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब अब
क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अब कोई नेक्स्ट महाराजा है नहीं, इसलिए अब वो क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की संपत्ति हो गया, अब वो मुगल साम्राज्य का एक अंग बन चुका है इस तरह से, यानी कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया मारवाड़ को। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि दोनों रानियां तो गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि दुर्गादास ने और अन्य सरदारों ने कि जो दोनों रानियां गर्भवती है उन रानियों को मारवाड़ लाया जाए। ठीक है, तो मारवाड़ लाना है, इस उद्देश्य से ये लोग गए कहाँ पे, लाहौर गए। और उस समय औरंगजेब ने भी एक ऑर्डर जारी किया। जब औरंगजेब को ये पता चला कि दोनों रानियां प्रेग्नेंट्स हैं, गर्भवती हैं, पुत्रों को जन्म देने वाली है, तो उसने भी ऑर्डर दिया कि उसको दिल्ली लाया जाए उन दोनों को। ठीक है, और इस दौरान जब यह घटनाक्रम चल रहा था तो उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान में उलझा हुआ था, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजापुर ने नाक में दम कर रखा था और मराठा हावी हो रहे थे, यानी कि शिवाजी। ठीक है ना, ये दो उस वक्त औरंगजेब को दक्षिण भारत में चैलेंज कर रहे थे। तो वो दक्षिण भारत में उलझा हुआ था, लेकिन उसने ऑर्डर जारी किया कि भाई आप जो है इन दोनों रानियों को दिल्ली लेके आए। और ठीक है, दिल्ली लाते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि दोनों में ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक का नाम रखा अजीत सिंह, जो कि आने वाले समय में मारवाड़ के शासक बने, और दूसरे पुत्र थे दलथम्बन। ठीक है, अब खालसा तो घोषित कर दिया औरंगजेब ने जसवंत सिंह के मरने के बाद में मारवाड़ को, लेकिन अब उत्तराधिकारियों के पैदा होने से, उनके जन्म लेने से, यानी कि दो दो उत्तराधिकारी जन्म ले चुके हैं, अब क्या हुआ, हालात बदल चुके हैं। ठीक है ना, अब औरंगजेब की जो प्लान था कि मारवाड़ पर अधिकार करने का, वो प्लान अब खटाई में पड़ने लग गया। ठीक है, उस प्लान को चैलेंज पैदा हो गया एक तरह से। बच्चों का जन्म लेना मतलब एक चैलेंज का जन्म लेना कि मारवाड़ अब तो हाथ से निकला, ये निकला, ये निकला, इस तरह से। तब औरंगजेब ने क्या किया कि दोनों रानियों और पुत्रों को दिल्ली लाने का आदेश दिया। अब ऐसे में क्या है कि दोनों रानियों को, उनके पुत्रों को सुरक्षित मारवाड़ लेके आना है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी दुर्गादास के सामने। ठीक है, अब सरदारों ने क्या किया कि अब उन सरदारों में सबसे योग्य, निष्ठावान जो जो जसवंत सिंह के प्रति थे, वो दुर्गादास थे। ठीक है, पूरी तरह से जसवंत सिंह इसके ऊपर विश्वास करते थे। एक तरह से मेवाड़ का उद्धारक, जैसे मैंने कहा कि मेवाड़ का उद्धारक घोषित कर चुके थे कि आने वाले वक्त में डूबते हुए मेवाड़ के नैया को ये क्या करेगा, पार लगाएगा। तो सरदारों ने अजीत सिंह की रक्षा का भार पूरी तरह से दुर्गादास को सौंप दिया कि भाई आप जो फैसला करोगे, जो डिसीजन लेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन राजकुमारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब वो अजीत सिंह की रक्षा के लिए क्या करता है दुर्गादास, वो देखिए आप। दुर्गादास ने ऐसे में क्या किया, अपने जो सरदार थे, सामंत थे, उनके दो ग्रुप बनाए। ठीक है, एक ग्रुप को तो उसने भेज दिया कि भाई आप लोग मारवाड़ चले जाओ और मारवाड़ में अपने जितने भी सरदार हैं, ठीक है, जितने भी सामंत हैं, सरदार हैं, उनको इकट्ठा करो और अपनी ताकत बढ़ाओ। सैनिक ताकत, जोधपुर की, मारवाड़ की सैनिक ताकत को संगठित करो, क्योंकि अब लड़ाई का, संघर्ष का वक्त आ चुका है। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप था, क्योंकि उसने दो ग्रुप बनाए थे सरदारों का, दूसरा ग्रुप क्या हुआ कि औरंगजेब का ऑर्डर था कि रानियों को यहाँ लाया जाए। ठीक है, लेकिन अब लाना तो था ही, तो दूसरे ग्रुप को इनकी सुरक्षा का भार सौंपा गया, अजीत सिंह की सुरक्षा का भार सौंपा गया। ठीक है, इस तरह से दो टुकड़े कर दिए। बहुत ही माइंड से काम लिया, बहुत ही माइंडेड आदमी था दुर्गादास। अब दुर्गादास जो है रानियों और उनके पुत्रों के साथ में क्या किया, दिल्ली आ गया। ठीक है, लेकिन वो दिल्ली आते ही सीधे शाही महल में नहीं ले गया उसको, बल्कि अपने जो विश्वसनीय जो व्यक्ति था उसके वहाँ तो रानियों को रुकने के लिए छोड़ दिया, वहाँ पे ठहराया और स्वयं औरंगजेब के पास गया। अब औरंगजेब ने देखा कि भाई दुर्गादास तो अकेला आया है, रानियाँ उनके साथ में है ही नहीं, तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि वो जहाँ से भी हो उनको पकड़ करके महल में पेश किया जाए, उनको महल में भेजा जाए, रानियों और उनके पुत्रों को। तो ये उन्हें औरंगजेब ने ऑर्डर दिया। तब क्या किया कि दुर्गादास ने वीरतापूर्वक जो अरेस्ट करने के लिए जो सैनिक आ रहे थे उन सैनिकों का सामना किया और बड़ी बहादुरी से, वीरता से दोनों रानियों और पुत्रों को
बचा करके, दिल्ली से बचा करके निकाला उस दुर्गादास ने, और इस काम में वो सफल भी रहे, सफलतापूर्वक दिल्ली से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन इस संघर्ष में, यानी इस भागा दौड़ी में क्या हुआ कि दोनों रानियों की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही उनका एक पुत्र जो था दल थम्पन, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और दुर्गादास भी घायल हो जाता है। जैसे तैसे करके अजीत सिंह को बचा करके निकाल लेता है वहाँ से। इस संघर्ष के दौरान अजीत सिंह को बचा करके निकालने में वो कामयाब हो जाते हैं। अब दुर्गादास ये जानता था कि क्योंकि मारवाड़ में चारों तरफ मुगल सेनाएं फैली हुई है, इसलिए मारवाड़ में अजीत सिंह की सुरक्षा को खतरा है, जीवन सुरक्षित नहीं है मारवाड़ में उसका। तो क्या करता है कि वो मारवाड़ के पास सालावास कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। सिरोही आप सभी जानते हैं, सिरोही जिला आज का टाइम का। तो यहाँ पर एक सालावास गांव है, ठीक है। सालावास गांव में एक ब्राह्मण परिवार, पुष्करना ब्राह्मण परिवार, ठीक है। कौन था? जयदेव। पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में बालक को सौंप दिया कि आपको ये बात गुप्त रखनी है, किसी को भी नहीं बतानी है, और चुपचाप क्या करना है? इस बालक की सुरक्षा करनी है, इसका पालन पोषण करना है, और साथ ही वीरोचित शिक्षा भी देनी है इसको, यानी कि सैनिक शिक्षा भी साथ में इसकी चलती रहेगी। और इसकी सुरक्षा के लिए अब सिर्फ अजीत सिंह को सौंपना ही काफ़ी नहीं था, उसकी सुरक्षा के लिए एक आदमी जिसका नाम था मुकुंद दास, उस मुकुंद दास को वहाँ पर नियुक्त कर दिया कि तुम्हें यहाँ रहते हुए, गुप्त रूप में रहते हुए इसकी सुरक्षा करनी है बालक की, ठीक है। और पुष्करना ब्राह्मण जो है जयदेव, इनकी फैमिली की को भी आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अजीत सिंह के दिल्ली जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि भाई दुर्गादास अजीत सिंह को बचा करके ले गया है, ठीक है, तो ऐसा सुनने से क्या हुआ, जैसे इसको पता लगा तो उसको बहुत ही बड़ा मतलब गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया वो। और उसने क्या किया कि एक और सेना मारवाड़ में भेज दी और जोधपुर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि किसी को पता नहीं था अजीत सिंह के बारे में, दुर्गादास ने जैसे तैसे उनको संभाल करके रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि जोधपुर के सरदारों में फूट कैसे डाली जाए, मारवाड़ के जो सामंत थे उसमें फूट कैसे डाली जाए। तो औरंगजेब ने एक प्लानिंग करी, एक षड्यंत्र किया, साजिश की। उसने एक जाली बालक तैयार किया, डुप्लीकेट अजीत सिंह के लिए, उसका नाम अजीत सिंह रख दिया, ठीक है। और बाद में अजीत सिंह को तैयार करके उसका नाम बदल करके मोहम्मदी राज रख दिया, ठीक है। और उसने ऐलान करवा दिया कि आपका जो महाराज है, ये महाराज ये बालक है, ठीक है, ये अजीत सिंह है, और इसका नाम अब जो है मोहम्मदी राज है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन सरदारों ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो दुर्गादास जो था वो भी बहुत ही शातिर माइंड के थे। दुर्गादास भी बहुत ही प्लानिंग के साथ वो भी सारा काम कर रहे थे। तो उसने औरंगजेब की इस योजना को फेल कर दिया, ठीक है। अब औरंगजेब की योजना फेल हो गई, ये भी ना तो वो दिल्ली से उनको निकलने से रोक सका, ना उसके जाली राजकुमार वाली, ठीक है ना, अजीत सिंह वाली उसकी योजना सफल हो पाई, ठीक है। अब ऐसे में अब क्या है कि दुर्गादास को इस बात का पता था कि अकेला मैं या मेरे जो साथी हैं, सरदार हैं, वो मुगल सेनाओं का, औरंगजेब का सामना नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया उसने, मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय, जिनका नाम था महाराणा राज सिंह, इनसे प्रार्थना की। क्योंकि जसवंत सिंह की एक रानी जो थी, उस रानी के किशनगढ़ में विवाह हुआ था, और किशनगढ़ के जो राजकुमारी थी उसका विवाह हुआ था महाराणा राज सिंह ने। तो उस रानी के थ्रू राज सिंह से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद इनसे प्रार्थना की कि साहब आप जो है अजीत सिंह की सुरक्षा करें, और साथ ही हमें सहायता भी दें, हेल्प भी करें हमारी, ठीक है। और राज सिंह ने इसकी बात को स्वीकार कर लिया कि आज तो मारवाड़ का नंबर है और कल हमारा नंबर आ सकता है, क्योंकि राज सिंह भी क्या थे, निसंतान, ठीक है ना। तो भविष्य में, क्योंकि जब भी मेवाड़ के महाराणाओं की कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने एक ठिकाना ऐसा था मेवाड़ से, जहाँ से हर बार
गोद दिए गए राजकुमार मेवाड़ के राजघराने को, ठीक है ना। जब ये निसंतान हुए तो मेवाड़ के राजघराने ने उस ठिकाने से संतान गोद ली थी और फिर वो मेवाड़ के भावी महाराणा बने थे, ठीक है ना। तो अब अजीत सिंह की सहायता की प्रार्थना की, राज सिंह ने उसको स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है हम तैयार हैं। अब संघर्ष चल ही रहा था, लंबा संघर्ष हो गया। ये 1679 जब से संत की मृत्यु हुई तब से संघर्ष चल रहा था। अब इस संघर्ष के दौरान क्या हुआ कि एक बार औरंगजेब ने अकबर को सेना देकर के भेजा था कि तुम जाओ। अकबर कौन था? औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। अकबर को भेजा सेना देकर के कि जो अव्यवस्था फैली हुई है, शांति फैली हुई है, वो जो राजपूत बगावत कर रहे हैं मारवाड़ में, बगावत को जाकर के ख़त्म करो, बगावत को दमन करो। तो शहजादा अकबर को भेजा। अब दुर्गादास ने इस बात का फायदा उठाया और किसी तरह से क्या किया, अकबर से कांटेक्ट किया। अकबर से कांटेक्ट करने के बाद उसने, दुर्गादास ने उसको प्रलोभन दिया कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है। क्योंकि अब देखो मारवाड़ बगावत पे आ चुका है, मारवाड़ औरंगजेब को स्वीकार नहीं करता है सत्ता को, मेवाड़ भी हमारे साथ आ चुका है, इसलिए अब औरंगजेब ज़्यादा दिन तक हुकूमत करने वाला नहीं है, हम उसको हटा देंगे और अगर तुम हमसे मिल जाओगे तो हम तुम्हें बादशाह स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें मतलब राजा बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अकबर क्या किया, अकबर उसके झांसे में आ गया और वो क्या हुआ, दुर्गादास से मिल गया, ठीक है। बादशाह का लालच देकर के, बनाने का लालच देकर के उसको अपनी ओर मिला लिया। फिर क्या हुआ कि एक बार 1 जनवरी 1681 को अकबर ने नाडोल जो कि मारवाड़ में है, नाडोल में खुद को बादशाह घोषित कर दिया उसने कि भाई आज से मैं, ठीक है ना, मैं बादशाह हूँ हिंदुस्तान का, इस तरह से। क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया दुर्गादास का, और दुर्गादास के साथ में मारवाड़ के सारे सामंतों से जुड़े हुए थे। फिर दुर्गादास को सपोर्ट मिला हुआ था मेवाड़ का। इस तरह से दो राज्यों का सपोर्ट मिल गया, तो वो बड़ा खुश हुआ और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और अपनी सेना लेकर के अजमेर की ओर रवाना हो गया, अजमेर पर चढ़ाई करने के लिए। अब अजमेर पर क्यों? कि पूरे राजस्थान पर कंट्रोल उस समय अजमेर से होता था। अजमेर सेंट्रल टेरिटरी था उस वक्त, ठीक है ना, मुगलों की चौकी थी, सबसे बड़ी चौकी। अब यहाँ पर औरंगजेब ने चालाकी से काम लिया और एक जाली पत्र तैयार किया, एक लेटर तैयार करवाया, ठीक है। और वो लेटर क्या किया कि दुर्गादास के खेमे के बाहर डाल दिया रात को, ठीक है। अकबर ने लिखा नहीं था, मतलब उसकी चालाकी थी। और उस लेटर के माध्यम से, उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि शाबाश बेटे, तुम जो है इन राजपूतों को लेकर के मेरे सामने आ चुके हो, अब मैं सीधे इन राजपूतों के ऊपर चढ़ाई करके इन सबको मार दूंगा, इन सबको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जबकि वो लिखा नहीं था, ठीक है। अब दुर्गादास उस झांसे में आ गया, यानी कि औरंगजेब ने जो जाल बुना था, साजिश की थी, उस साजिश के चक्कर में दुर्गादास आ गया। और जब वो रात को सो रहा था अकबर, तो वो चुपचाप उठ करके जो राजपूत सेनाएं थी, ठीक है, सरदार थे, उनको लेकर के चला गया। अब जब ये उठा रात, जब सुबह इसकी नींद खुली अकबर की, तो देखा कि मेरे साथ में तो कोई नहीं है और सामने मुगलों की सेना, और मुगलों से तो अकबर बगावत कर चुका था, खुद को बादशाह घोषित कर चुका था। अब अगर अकबर वहाँ खड़ा रहा तो औरंगजेब उसको भी मरवा देगा। उसने भाइयों को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा, तो उसको कैसे छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए अकबर भी अपनी जान बचा करके राजपूतों के पीछे पीछे भागा। फिर बाद में जब दुर्गादास को ये पता चला कि ये तो सब औरंगजेब का किया धरा है, तो फिर वो अकबर को, जो पीछे मुग़ल सेना आ रही थी, अकबर को उससे बचाया, ठीक है। और बचा करके उसको कहाँ भिजवाया? मराठों के पास भिजवा दिया, दक्षिण भारत में उसको भिजवा दिया ताकि अकबर वहाँ सुरक्षित रहे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यही अकबर जो है आगे जा कर के बाद में औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का क्या बना था? शासक बना था, अगला बादशाह बना था, ठीक है, बदले हुए नाम के साथ। क्योंकि एक अकबर उससे पहले हो चुका था, औरंगजेब के परदादा अकबर, हुमायूं का बेटा, बाबर का पोता अकबर, ठीक है। एक अकबर वो था, ये अकबर सेकंड है, अकबर द्वितीय है, ठीक है ना, जो कि दूसरे नाम से जहांगीर शाह या ऐसा कुछ नाम है, या अहमद शाह प्रथम, इस तरह से ऐसा कुछ नाम है, उस नाम से गद्दी पर बैठा था ये, ठीक है। बाद में दुर्गादास को इसका पता चला तो फिर अकबर को बचा करके मराठों के पास छोड़ के आ गया वो।
अब 1701 में क्या हुआ, 1701 में क्या होता है कि औरंगजेब ने शहजादा आजम, देखो बहुत सारे पुत्र थे इसके भी, 4-5 पुत्र थे औरंगजेब के भी, इसलिए एक मर भी जाए तो कोई भी इसको गम नहीं, दूसरा बन सकता है बादशाह, ठीक है ना। इसलिए वो उसको मरवा भी सकता था, इसलिए उसको बचाना जरूरी था, क्योंकि वो एक तरह से दुर्गादास का साथ भी दिया था उसने। तो आजम को इसने भेजा दुर्गादास को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फेल रहा, ठीक है, सक्सेस नहीं हो पाया। फिर इसी दौरान क्या होता है, अजीत सिंह और दुर्गादास में अनबन होती है। अब अनबन किस बात पर होती है कि जब अजीत सिंह को वो बचा करके लाता है और सालावास गांव में जो पुष्करना ब्राह्मण के यहाँ पे रखता है, तो उस वक्त सभी सरदारों को उसने मतलब निर्देश दिया था, गाइडेंस किया था कि अजीत सिंह जिंदा है, ये तो सबको पता है, लेकिन वो कहाँ पर है इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। बाकी क्या होगा, बादशाह सेना भेज के उसको मरवा देगा, इसलिए कभी भी उसको सामने मत लाना, उसको अज्ञातवास में रहने दो, किसी का पता नहीं चले। लेकिन कुछ सरदारों ने क्या किया कि अजीत सिंह को डिक्लेयर घोषित कर दिया कि भाई अजीत सिंह जिंदा है और हमारे साथ है, ठीक है। और ये घटनाक्रम कब हुआ, 23 मार्च 1687 को, ठीक है। उस वक्त जो है उसको सार्वजनिक कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारे महाराज हैं और ये यहाँ पर हैं, हमारे साथ में हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो सरदार अभी तक दुर्गादास का साथ दे रहे थे, वो दुर्गादास का साथ छोड़ करके अजीत सिंह के पास आ गए, इसलिए दुर्गादास को भी थोड़ा खटका, ठीक है ना। फिर जब 1607 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मर जाता है वो, तो उसके बाद अजीत सिंह एक सेना लेकर के जोधपुर पर हमला करता है और जोधपुर जो कि मारवाड़ राज्य की राजधानी था उसके ऊपर अधिकार कर लेता है और फिर उसका राज्याभिषेक होता है जोधपुर में। अब जोधपुर राज्य की ख्यात यानी कि जोधपुर रियासत में जो भी घटना वगैरह होती थी तो उसको क्या लिखा जाता था, ऑन रिकॉर्ड किया जाता था। तो उस रिकॉर्ड के अनुसार 3 अक्टूबर 1708 को क्या होता है कि जब सांबर को विजय कर लेता है अजीत सिंह, सांबर को जीत लेता है मुगलों से, तो उस वक्त सारे सरदार उसके पास थे, अजीत सिंह के साथ ही थे, दुर्गादास भी था। तो अजीत सिंह ने ये कहा था कि सारे जो सरदार हैं वो मेरे मिसल के नीचे आ जाएं, ठीक है। तो उस वक्त दुर्गादास उनके साथ में नहीं गया, दुर्गादास अलग खड़ा रहा, उसने अपना कैंप अलग लगाया। फिर जब पूछा कि क्यों, तो उसने कहा, दुर्गादास ने कहा भाई मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरे पीछे जो मेरे सरदार हैं वो आपके खेमे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो अजीत सिंह का जो व्यवहार था दुर्गादास के प्रति, उससे दुर्गादास नाराज हो गया और वो मारवाड़ छोड़ दिया उसने और वो मेवाड़ आ गया। महाराणा अमर सिंह थे उस समय शासन कर रहे थे, अमर सिंह द्वितीय, एक अमर सिंह इससे पहले थे महाराणा प्रताप के पुत्र, ठीक है, वो अमर सिंह फर्स्ट और ये अमर सिंह सेकंड, इनकी सेवा में चले आए। अब अजीत सिंह जब छोटा था और उसकी अल्पावस्था में उसकी सुरक्षा में जितने भी लोग लगे हुए थे और जिन भी सरदारों ने दुर्गादास का साथ दिया था, उन सभी सरदारों को एक एक करके अजीत सिंह ने मरवा दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, रघुनाथ सांचोरा, मुकुंददास चांपावत, रघुनाथ चांपावत, यानी कि जो सिरोही सालावास गांव में जो पुष्करना ब्राह्मण परिवार और उसकी सहायता कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था, उसको भी मरवा दिया। बड़े बड़े सरदार जो कि दुर्गादास का साथ दे रहे थे उनको मरवा दिया। अब अंतिम समय में दुर्गादास का अंतिम समय भी देख लेते हैं। महाराणा अमर सिंह ने दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दे दी, ठीक है, कि भाई आप यहाँ रहो, ठीक है। बाद में उनको रामपुरा का हाकिम भी बना दिया, हाकिम का मतलब वहाँ का करता धरता हेड बना दिया, रामपुरा गांव का जागीर का। 22 नवंबर 1718 को उनकी मृत्यु हुई उज्जैन में और वहीं पर क्षिप्रा नदी के किनारे उनका दाह संस्कार हुआ और वहीं तट पर क्षिप्रा नदी के किनारे उनकी दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। अब जसवंत सिंह के दुर्गादास का मूल्यांकन देख लेते हैं। तो सभी जानते हैं, जैसा कि बताया, मारवाड़ का उद्धारक,
तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान जो उसने वीरता दिखाई थी जसवंत सिंह के साथ में धर्मत के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए ये घायल हुए थे, और युद्ध क्षेत्र में जो इन्होंने वीरता दिखाई उस वीरता का वर्णन किया हुआ है रतन रासो नामक पुस्तक में। और इसके लेखक कौन थे? कुंभकर्ण साधु, ठीक है ना। उसमें उसकी वीरता का वर्णन किया गया है, किस तरह से लड़ाई के दौरान जब एक घोड़ा मर जाता है, फिर दूसरे घोड़े पे दूसरा भी मरता है, तीसरे घोड़े पर तीसरा मर जाता है, चौथे घोड़े पे फिर चौथा भी मर जाता है, पांचवें घोड़े पर तब तक क्या होता है कि दुर्गादास बहुत ही घायल हो जाते हैं, फिर पांचवा घोड़ा भी मर जाता है उसके साथ, वो भी युद्ध भूमि में घायल होके बहुत ही निढाल होके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरह की वीरता का वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। दूसरी बात, यानी कि ये एक बहुत ही वीर थे, सुपर वीर। ओके, अब बात करते हैं अगली, कुशल राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ, कूटनीति से काम लेना, ठीक है ना, यानी कि मतलब एकदम शार्प माइंडेड, किस तरह की परिस्थिति में किस तरह से काम लेना चाहिए। तो देखिए इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी आपको, हमको, सभी को। किस तरह से इन्होंने अजीत सिंह को मुगलों से बचा करके, सबसे पहले तो वहाँ लाहौर से बचा करके दिल्ली तक लाना, फिर दिल्ली से बचा करके मारवाड़ लाना, फिर वो जब तक बड़े नहीं हो गए तब तक उनकी सुरक्षा करना, फिर राठौड़ों और सिसोदियों के बीच में अलायंस तैयार करना मुगलों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है ना। तो इसमें भी इनकी एक बहुत ही बड़ी कूटनीति काम आई और सफलता प्राप्त की राठौड़ों और सिसोदियों के को नज़दीक लाने में, क्योंकि इससे पहले ये नज़दीक नहीं थे, क्योंकि मेवाड़ का राज परिवार यानी कि मेवाड़ मारवाड़ से दूर चल रहा था, क्योंकि मारवाड़ राज परिवार के द्वारा मुगल राज परिवार के साथ में जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसकी वजह से क्या है कि दूसरे जितने भी ये थे लगभग सभी राज परिवारों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए थे मेवाड़ को छोड़ करके। इसलिए तो उसकी वजह से क्या है कि सिसोदियों का उनके साथ नहीं था, किसी प्रकार का कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन ये इंटरेक्शन तैयार किया किसने? दुर्गादास ने, ठीक है। इसके बाद अकबर जो कि औरंगजेब का बेटा था, उसको बगावत के लिए उकसाना, ठीक है, कि भाई हम तुम्हें बादशाह बना देंगे, हमारे साथ आ जाओ, और अकबर को विद्रोह के लिए तैयार किया, ठीक है। तो ये भी उसकी कूटनीति की क्या है, एक बड़ी सफलता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये विद्रोह असफल हो गया और औरंगजेब ने अकबर को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजी, तब अकबर को बचा करके दक्षिण भारत में ले जाना और फिर वहाँ से ईरान जाने में मदद करना अकबर की, ठीक है। इसमें दुर्गादास ने उसकी हेल्प की, बचाने में हर तरीके से हेल्प की। और इस दौरान अकबर का जो परिवार था वो परिवार दुर्गादास के संरक्षण में था, जिसमें देखिए उसका एक पुत्र भी था, पुत्री भी थी अकबर की। तो उनको उनके धर्म के अनुरूप, क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम था, तो सुन्नी मुस्लिम धर्म के अनुसार ही उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई, जो कि उसके सर्वधर्म समादर यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का, यानी किसी भी धर्म के प्रति उसका कोई बैर नहीं था, उसके इस गुण का हमें पता चलता है। फिर विरोचित गुणों के कारण पत्थर दिल औरंगजेब ने भी मतलब जो है वो भी उसकी प्रशंसा करता था, उसका प्रशंसक था, ठीक है। बहादुरों की प्रशंसा, एक वीर की प्रशंसा एक वीर ही कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको अपना मनसबदार बना दिया, मनसबदार भी बनाया था। ये बात अलग है कि दुर्गादास ने उस मनसब को स्वीकार नहीं किया, बाकी एक मतलब लगभग उच्च दर्जे का मनसब दिया था उसको। फिर दूसरी बात, इसको कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, ठीक है, राजस्थान के जितने भी राजपूत राज्य थे उनके इतिहास के बारे में लिखा है, तो इन्होंने इसको राठौड़ों का यूलिसेस घोषित किया। यूलिसेस कौन था? यूलिसेस एक यूनानी व्यक्ति था, ठीक है ना, जो एक यूनानी कवि होमर, ठीक है ना, होमर की कविताओं में यूलिसेस को बताया गया है, ठीक है ना, साहसी व्यक्ति के बारे में। तो उसके समान साहसी बताया दुर्गादास को। और इसके अलावा राजस्थानी इतिहासकार जो हैं, जिसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, फुल फॉर्म इनका पूरा नाम गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने जोधपुर राज्य का जो इतिहास लिखा, उस इतिहास का दूसरा खंड पूरा का पूरा दुर्गादास को समर्पित किया है, यानी कि ये पूरा दुर्गादास पर केंद्रित करके लिखा गया है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये चैप्टर है आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और जल्दी ही हम मिलेंगे नए चैप्टर में, ठीक है, बहुत जल्द। तब तक
के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।